नमस्कार दोस्तों, मैं सरस आज़ाद एक बार फिर से हाजिर हूँ स्टोरी बॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ उसका शीर्षक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शीर्षक है बिंदलू। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्रियों के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल होता है और कई बार इसे मांग टीका के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी लिखी है नीना अंद्रोत्रा पठानिया जी ने और इसी के नाम से इनका ये कहानी संग्रह है बिंदलू नाम से। और इसी से हमने एक कहानी पढ़ी थी स्टोरी बॉक्स के पिछले एपिसोड में जिसका नाम था वर्जिनिटी। तो दोस्तों, मैं सीधा आपको कहानी से जोड़ता हूँ और आइए हम लोग लुत्फ उठाते हैं बिंदलू कहानी का। ठच, विशाल की गाड़ी एक झटके से रुक गई। वह समझ चुका था कि पीछे से आ रही किसी अनजान गाड़ी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी है। रात के 11 बज रहे थे और वह दिल्ली से अपने घर की तरफ हिमाचल लौट रहा था। पहले तो सोचा उसने कि रात को सफर नहीं करना चाहिए, पर अगले दिन नूरपुर में उसे बहुत जरूरी काम था। सो वह चांदनी रात में ही अपनी धुन में मस्त पंजाबी गायिका सुरिंदर कौर के गाने सुनता हुआ इस लंबे सफर में निकल पड़ा। पंजाब के लोक गीतों से उसका पुराना नाता था, इसलिए जब भी वो ड्राइविंग करता तो पंजाबी गाने, कुछ चुनिंदा गजलें सुनता हुआ चलता। और अगर सफर रात का हो तो सुनसान रास्ते उसे कभी अपने से लगते तो कभी डरावने, पर फिर भी रात का सफर उसे पसंद था। लेकिन दुर्घटना कौन सा बताकर आती है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वह शाहाबाद मारकंडा के पास पहुंचा ही था कि यह दुर्घटना हो गई। विनम्र स्वभाव का मालिक इसलिए गाड़ी के टकराते ही घबरा गया। एक तो रात का समय, दूसरा अनजान शहर, और ऊपर से अकेला। घबराना लाजमी था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दूसरी गाड़ी से 5-6 लोग उतरे जिन्होंने शराब पी रखी थी। सब के सब उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। सब खुद के होश से बेखबर विशाल से झगड़ा करने और अपनी गाड़ी के हुए नुकसान के पैसे मांगने लगे। विशाल बहुत भयभीत हो गया। नशे की हालत में 6 हट्टे कट्टे लड़के लड़ने मारने पर उतारू, ऊपर से अंधेरी रात और वह अकेला। सबको बोलते देख पहले तो उसने कोशिश की बताने की कि गलती किसकी थी, पर जब उसने देखा कि सब नशे में हैं तो बोलना और बहस करना उसे व्यर्थ लगा। जबकि उसकी अपनी गाड़ी का भी नुकसान हुआ था, फिर भी उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। आप पैसे ले लें भाई साहब, विशाल ने विनम्रता पूर्वक अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, पर वे अक्खड़ लोग नहीं माने। ना पैसे तो कोना ले हूं, लड़के ना मैकेनिक तो दिखा लेंगे यार, जितने रुपए लागेंगे उतने तने दे के जाना पड़ेगा। यानी कि नहीं, कोई पैसा नहीं लेंगे। सुबह मैकेनिक को दिखाएंगे और जितने पैसे रिपेयर पर लगेंगे उतने तुम्हें देकर जाना होगा। उन्होंने ये बात हरियाणवी में कही। विशाल लड़कों की भाषा से समझ चुका था कि उसका पाला हरियाणा के लड़कों से पड़ा है और अब जान आसानी से नहीं छूटेगी। विशाल अपनों से छोटों से भी हमेशा सम्मान से बात करने वाला व्यक्ति था, पर आज ऐसे लोगों में फंस गया था जो तू तड़ाक से बात कर रहे थे, और उसकी नजर में ऐसे लोगों से बहस करने का मतलब था पहाड़ के साथ सिर फोड़ना। आज उसका सामना खुद के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत लोगों से हुआ था। 1-2 बार उसने फिर कोशिश की सबको समझाने की, देखिए मुझे दूर हिमाचल में पहुंचना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन गुंडे जैसे लोगों ने उसकी एक न सुनी, बल्कि 2 लोग उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए और उसे बोल दिया कि हमारी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी ले चलो। उसका दूधिया रंग मुरझा गया और गाड़ी के साथ साथ उसकी डरी हुई सोच अनेक सवाल करती हुई उसके साथ चलने लगी। वह समझ चुका था कि उसके साथ अनहोनी हो चुकी है, वो किसी साजिश का शिकार हो गया है। ये लोग तो पहले ही शराब के नशे में चूर हैं। आजकल अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए कोई किसी भी हद तक गिर सकता है, इसलिए इन लोगों ने भी शायद उसे अगवा कर लिया है। भगवान पर भरोसा रखने वाला विशाल मन ही मन गीता का पाठ करने लगा। बेशक मरने से कभी उसे डर नहीं लगा था, पर कभी ऐसी परिस्थिति के बारे में भी उसने सोचा न था। वैसे भी ऐसी परिस्थितियां हमेशा ही डरावनी होती हैं, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होता। हमेशा सबका भला चाहने वाला इंसान आज खुद बुरे लोगों से घिरा हुआ था। कुछ देर पहले यही भयानक रात उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब तो सूने रास्तों के मुसाफिरों का साथ दे रहा चांद भी कहीं गुम सा हो गया था। वह बार बार यही सब सोचकर घबरा रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे ये लोग मेरे साथ, फिरौती मांगेंगे या फिर मार ही डालेंगे। अगर कुछ भी अनहोनी हुई तो मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे पता चलेगा उनको कि मुझे अगवा कर लिया गया है। खैर, दूसरे ही पल उसने गहरी सांस ली और भगवान को याद करने लगा। जब सब करने कराने वाले वो पिता परमेश्वर हैं, तो मैं क्यों इतना ज्यादा सोचूं। उसने मन ही मन कहा,
उसके पास मोबाइल तो था, पर उसने यह सोचकर किसी जानकार को बताना जरूरी नहीं समझा कि ये लोग उसे फोन करते हुए देखते ही आग बबूला हो जाएंगे और हो सकता है कि फोन भी छीन लें। इन्हीं सब ख्यालों के बीच सफर करते हुए लगभग पौन घंटे के बाद विशाल उन शराबियों के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ एक छोटे से गांव में पहुंचा, जिसके कुछ घरों में रोशनी जगमगा रही थी और कुछ घर अंधेरे की पनाह में सो रहे थे। वह हर घर और रास्ते को बेहद ध्यान से देख रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी अब तक उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि क्या मुझे अगवा कर लिया गया है, क्या ये लोग मुझे यहाँ से सही सलामत जाने भी देंगे, वगैरह वगैरह। कुछ ही देर में अगली गाड़ी एक हवेली के बाहर खड़ी हो गई, जिसकी ड्योढ़ी में लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। एक पल्ला पहले से ही खुला हुआ था। दूसरा पल्ला खोलने के लिए एक लड़का गाड़ी से निकला और गाड़ी हवेली के अंदर खड़ी हो गई। विशाल भी अगली गाड़ी के पीछे पीछे हवेली के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के बाहर निकला उसकी जान में जान आई। पिछले कुछ समय से खौफ के साये में जी रहे विशाल को एक भरा पूरा परिवार नजर आया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। हरियाणवी परिवेश से भरा हुआ बड़ा सा घर, हरियाणवी घाघरा पहने हाथ में लठ लिए बरामदे में बैठी हुई घर की मुखिया अम्मा जी। अम्मा जी की मुलाकात जब विशाल से हुई तो वो कुछ पल के लिए विशाल की कद काठी गोरे रंग पर ही ठहर गईं, मानो जैसे विशाल के चेहरे में किसी को ढूंढ रही हूं। वह भी अम्मा जी से मिलकर सोचने लगा कि अम्मा जी अपने समय में कितनी खूबसूरत रही होंगी। इस उम्र में भी अम्मा के पतले शरीर में कोई बल नहीं पड़ा था। आवाज में एक खनक थी और खूबसूरत कत्थई आंखें समय की खूबसूरती बता रही थी। सब लड़के अम्मा जी के पोते थे। अम्मा जी के इर्द गिर्द बैठकर गाड़ियां टकरा जाने का किस्सा सुनाने लगे। कले तैसे एक लड़के ने विशाल की गाड़ी का नंबर देखकर पूछा, नूरपुर हिमाचल। विशाल ने पूछने वाले लड़के को देखते हुए कहा। नूरपुर का नाम सुनकर अम्मा जी की नजरें हैरानी के साथ उसके चेहरे पर ठहर गईं। कुछ पल के लिए वो विशाल को देखती रहीं, पर कहा कुछ नहीं। कुछ ही देर में उसके लिए खाना लग गया। चूरमा, मक्खन, बाहरी सब्जियों के साथ बाजरे की रोटियां और लस्सी। विशाल पूरे रास्ते में जितने भयानक दृश्य देखता आया था, हवेली के अंदर ऐसा कोई भी दृश्य नहीं था। अम्मा जी पास बैठ गईं। उसको संकोच करते देख खाने की ओर इशारा कर उन्होंने खाने के लिए कहा। अम्मा जी की बहुएं गर्म गर्म रोटियां मेज पर रख जाती और विशाल ने न चाहते हुए भी भरपेट खाना खा लिया। गर्मियों के दिन थे। खुली छत पर चांदनी रात में उसके सोने का इंतजाम कर दिया गया था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। सोच के समंदर में तैरता हुआ वह सोच रहा था कि जो भी होता है वह हमारी सोच के कितना विपरीत होता है। घर से निकला था पब्लिशर से मिलकर आऊंगा, पर रास्ते में हरियाणवी गाड़ी से टकरा गया, जो सोचा ही नहीं था। और पूरे रास्ते जिन लोगों में मुझे खूंखार राक्षस दिख रहे थे, उन्हीं के घर में अब मेरी इतनी आवभगत हो रही है। रात बीतती जा रही थी। अचानक सीढ़ियों से उसको लठ की ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि अम्मा जी उसकी चारपाई की तरफ आ रही थी। वह उठकर बैठ गया। चांदनी रात में भी अम्मा जी का चेहरा जगमगा रहा था। वे उसकी चारपाई पर उसके पास ही बैठकर धीमी आवाज में बात करने लगी। कहाँ से हो? अम्मा ने दोबारा पूछा। नूरपुर से हूँ। नूरपुर का नाम सुनकर अम्मा जी ने कुछ पल के लिए मौन हो लठ को दोनों हाथों से पकड़ते हुए नजरें नीचे गड़ा ली। विशाल उनके चेहरे को ध्यान से देखता रहा। कितना नूर टपक रहा था उनके चेहरे से। पर आधी रात को अम्मा जी का छत पर आना विशाल को समझ नहीं आ रहा था। वही जो पठानकोट के पास है? अम्मा ने विशाल के चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए पूछा। हाँ अम्मा जी, मैं वहीं से हूँ। किसी देवी दत्त को जानते हो नूरपुर में? रौबदार आवाज में एक उदासी थी जिसको वह महसूस कर रहा था। नहीं, उसने सोचते हुए कहा। हाँ, कैसे जानोगे? मरजाना जिंदा भी होगा कि नहीं क्या पता। अम्मा जी की आवाज में उदासी के साथ साथ एक नाराजगी भी झलक रही थी। विशाल खामोशी से चांद की रोशनी में अम्मा जी के चेहरे को टटोल रहा था। अम्मा जी कुछ देर खामोश रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली। देवी दत्त नाम का लड़का मेरे बापू की दुकान पर काम करता था जब मैं कुंवारी थी। अल्हड़ सी उम्र थी मेरी। बोलते बोलते अम्मा जी फिर चुप हो गईं। झुर्रियों से ढकी आंखों में एक वक्त आकर ठहर गया, वो वक्त जो कभी इन बूढ़ी आंखों का अपना वक्त था। लाठी को एक हाथ से दूसरे हाथ में करते हुए अम्मा जी ने मौन तोड़ते हुए फिर से बोलना शुरू किया। मस्त रहता था वो पहाड़ी लड़का, काम करता हुआ पहाड़ी गीत गाता रहता। देखने में भी सोहना सुनक्खा था, कुछ कुछ तुम्हारे जैसा।
तुम्हारे जैसी ही तो कदकाठी थी उसकी, और तुम्हारे जैसी ही नीली सुरमई आंखें। अम्मा जी विशाल को ऐसे गौर से देखने लगी थी जैसे उनके सामने खुद देवीदत्त आकर बैठ गया हो। कुछ पल के लिए विशाल ने नजरें झुका लीं और जी जी करता हुआ अम्मा जी की बातों का जवाब देने लगा। अम्मा जी बोले जा रही थी, कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है कि फिर उसके बाद कोई अच्छा ही नहीं लगता, चाहे सारी दुनिया ही क्यों न मिल जाए, पर मन में हमेशा वह एक रहता है, साथ चलता है। उसको भी मैं पसंद थी। घर और दुकान साथ साथ होने से मुलाकातें होती रहती थी, पर ये छोटी छोटी मुलाकातें कब प्यार में बदल गईं पता ही नहीं चला। हरियाणा की जाटनी और पहाड़ी लड़के की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। देवी दत्त की आवाज जैसे आज भी अम्मा जी के कानों में गूंज रही थी। सोनमती कुछ पल के लिए देवी दत्त की सोना बन जाती। सोना कोई हरियाणवी गीत तो सुना, यही तो बोलता था देवी दत्त अम्मा जी का हाथ अपने हाथ में लेकर। आज भी उन हाथों की गर्मी को अम्मा जी महसूस कर रही थी। अम्मा जी को भी तो देवी दत्त का पहाड़ी बोलना कितना पसंद था, कितने चाव से इसकी पहाड़ी भाषा को सुनती थी। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। वो पल भारी हो जाता था जब आंखों को देवी दत्त नहीं दिखता था, और अब तो हाल यह है कि उसके बगैर ही सारी उम्र गुजरने को आई है। बोलते हुए अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हुए कमर से बंधी पोटली खोली तो विशाल ने देखा अम्मा जी के हाथ में शुद्ध मोतियों से सजा हुआ एक सोने का बिंदलू था, जो चांद की रोशनी में भी पूरी तरह से चमक रहा था। बिंदलू में सजे हुए लाल और सफेद रंग के छोटे छोटे जरकन के नग उसकी चमक को और भी ज्यादा निखार रहे थे। अम्मा जी ने बिंदलू को ऐसे रखा हुआ था जैसे आज ही सुनार से लेकर आई हों। इतने सालों बाद भी उसकी चमक बरकरार थी। अम्मा जी बिंदलू को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे कह रही हूं कि तू मेरे साथ तो रहा, पर मेरी मांग न सजा सका। और मेरी मांग कभी सचकर सजी ही नहीं। अपने अतीत और वर्तमान के मिले जुले ख्यालों में खोई हुई अम्मा जी अपनी हथेली पर रखे बिंदलू को देखते हुए उसके एक एक मोती को सहलाते हुए कहने लगी, एक बार मरजाना पहाड़ से लौटा तो मुझे बिंदलू दे गया। कहता था तुझसे ही शादी करूंगा, इस बिंदलू से तुम्हारी मांग सजाऊंगा। हमारे नूरपुर में फेरे के समय दुल्हन की मांग में दूल्हा अपने हाथों से बिंदु लगाता है और फिर दुल्हन हमेशा के लिए दूल्हे की हो जाती है। अम्मा जी बोलते हुए उदास हो गई, बहुत उदास। एक पल के लिए विशाल को लगा कि शायद अब तो अम्मा जी के अंदर का सैलाब बांध तोड़ देगा, पर कुछ ही पल में उन्होंने खुद को संभाल लिया और कहने लगी, पहाड़ी गीत गाता रहता था मरजाना। जितना सुंदर खुद था उतनी ही रूह को खींचने वाली उसकी आवाज थी। जब बापूजी या घर वाले सामने न होते तो मैं चोरी चोरी उसके गीत सुना करती थी। नूरपुरे दिए खटरटिए तेरे मत्थे जो बिंदलू लाड़ा गोरिए। मुझे लगता था वो सारे गीत मेरे लिए ही गाता था। अम्मा जी के चेहरे पर रहस्यपूर्ण मुस्कान तैर रही थी। विशाल सोच रहा था अम्मा जी ने शायद उसमें देवी दत्त को देखा है, तभी अपने दिल की बात उसको बेझिझक बता रही हैं। उसकी उत्सुकता चरम पर थी। तो फिर क्या हुआ अम्मा जी? होना क्या था, वही जो सबके साथ होता है। एक दिन पता चल गया मेरे घर वालों को। मेरे भाई भी मेरे पोतों की तरह ही खड़ंग थे, बात बात में मरने मारने पर उतर आते थे। वे देवी दत्त को जान से मारने पर उतारू हो गए। वह बहुत डर गया और अपनी जान बचाकर भाग गया, और फिर कभी लौट कर नहीं आया। वो तो चला गया, लेकिन अम्मा जी की आंखों में कभी न खत्म होने वाला इंतजार का सफर छोड़ गया। वो इंतजार जो सिर्फ अम्मा जी ने किया ही नहीं, जिया भी था। विशाल अम्मा जी की निश्चल कहानी सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। उससे कुछ भी न बोला जा रहा था। उसे लगा कि ये कहानी शायद उसी के हिस्से में सुनने को आनी थी, इसी वजह से तो वह कहां कहां से होता हुआ कहां आ गया था। वह अम्मा जी के हर एक शब्द को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कि ये सारी कहानी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। कुछ कहानियां खिंचाव लिए होती हैं, चुंबक की तरह कहानीकार को अपनी ओर खींचकर अपनी रूह में जज्ब कर लेती हैं। विशाल अम्मा जी की रूह को महसूस कर रहा था। बिंदु की तरफ देखते हुए अम्मा जी कहने लगी, मरजाना खुद तो चला गया, पर यह कर्जा छोड़ गया मुझ पर। वे बैठे बैठे थक गई थी, इसलिए अपनी लठ का सहारा लेकर कुछ पल के लिए खड़ी हो गईं। आसमान में चमकते चांद को ध्यान से देखने लगी। कितने प्यार से अम्मा जी ने देवी दत्त को चांद नाम दिया था। आसमान का चांद तो अपने समयानुसार आसमान पर चमक रहा था, पर अम्मा जी का चांद इंतजार के बादलों में गुम हो गया था। पर वो मोहब्बत भरे पल आज भी जीवंत थे, जवान थे, जो देवी दत्त के साथ अम्मा जी ने गुजारे थे। कुछ स्मृतियों को समय कभी नहीं बदल सकता, पर ना ही वो स्मृतियां समय के साथ बूढ़ी होती हैं। कितने सालों से संभाल रखा है,
सोचती थी इस कर्ज को मरने से पहले कैसे उतारूं। बोलते हुए अम्मा जी फिर से चारपाई पर बैठ गईं। विशाल की आंखों के सामने एक के बाद एक नया दृश्य था। उसे अम्मा जी अब बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह 17-18 साल की लड़की की कहानी उसी की जुबानी सुन रहा है। वह लड़की दुनियादारी के लिए दुनिया के साथ आगे बढ़ तो गई है, पर मन का कोई कोना बहुत पीछे रह गया है। वहां पर जहां उसको उसके प्रेमी ने बिंदु देते हुए उसका माथा चूमा था। रब ने मेरी सुन ली जो तुम्हें भेज दिया, या मेरा बिंदु नूरपुर ले जाना। देवी दत्त को ढूंढना, अगर मिल जाए तो उसे लौटा देना। उसके हाथों में बिंदु देते हुए अम्मा जी ने कहा। विशाल से मना नहीं किया गया। उसे लगा जैसे वो भी अब इस कहानी का हिस्सा हो गया है। और अगर न मिला तो? विशाल ने सवाल किया। देवी दत्त बताया करता था, नूरपुर के पास जबर खड्ड चक्की बहती है, जो बरसात के दिनों में पानी से भरी हुई रहती है। अगर न मिले तो यह बिंदु उसी नदी में बहा देना। अम्मा जी की आवाज भारी हो गई थी। उनकी आंखों में देवी दत्त का बसाया हुआ नूरपुर साफ झलक रहा था। प्रेम की आंखों में हर उस शहर गांव को बसाया जाता है जहां पर प्रेमी रहता हो। बेशक अम्मा जी नूरपुर कभी नहीं गई थी, पर फिर भी देवी दत्त के बताए हुए विवरण, नूरपुर की हवाएं, पानी, गलियां, बाजार आदि को उन्होंने खुद में बसा लिया था, और ये सब आज तक उनके भीतर बसा हुआ था। अपने अतीत को एक बार फिर से याद कर भावुक हुई अम्मा जी ने कितने सालों से अपने पास संभाल कर रखे बिंदु को विशाल के हाथों में सौंपते हुए वादा लिया कि वे उनके प्यार की इस निशानी को हमेशा हमेशा के लिए अब नूरपुर के हवाले कर देगा, ताकि मरते समय अम्मा जी के मन पर किसी किस्म का बोझ न रहे। अपनी तरफ से ऐसा ही करने का वादा करता हुआ विशाल अब इश्क की एक देवी को सीढ़ियों से उतरते हुए देख रहा था। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ घंटों में उसके साथ जो भी हो रहा था, उसके चलते उसने आंखों को बंद करना ही ठीक समझा। भोर में उसकी आंख आंगन में हो रहे शोर की वजह से खुल गई। उठकर देखा तो अम्मा जी लठ लिए अपने पोतों से झगड़ रही थी। हालांकि दादी और पोतों में हरियाणवी में बहस हो रही थी, पर विशाल ऊपर से समझ गया था कि झगड़ा उसी के कारण हो रहा है। ओ अम्मा, गाड़ी के नुकसान के पीछे कौन देगा? अम्मा जी के बड़े पोते ने तुनक कर पूछा। हराम खोरों, पीछे तो थारी दादी दे देगी, पर इब उस पहाड़ी छोरे न तो जान ले दो। अम्मा जी ने लठ को पटकते हुए रौब से कहा। अम्मा जी को गुस्से में देख सब पोते शांत हो गए। अम्मा जी ने अपने गुस्से को काबू किया और प्यार से पोतों से बात करती हुई कहने लगी, परदेसी है बेचारा, और गलती किसी से भी हो सकती है, और यह भी तो पता नहीं गलती तुम्हारी है या उसकी, क्योंकि पी तो खूब रखी थी तुम लोगों ने भी। अम्मा जी की बात सुनकर सब पोते चुप थे। विशाल ऊपर से देखकर हैरान था कि एक रौबीले चेहरे ने कैसे अपनी मासूमियत को इस रौब के नीचे दबा रखा है और पूरे परिवार को एक मुट्ठी में बांध कर रखा हुआ है। वह जैसे ही नीचे आया तो हाथ मुंह धोकर अम्मा जी से जाने की इजाजत मांगने लगा, पर अम्मा जी ने कहा कि नाश्ता किए बिना उसे नहीं जाने देंगी। कुछ ही देर में घर का मक्खन, पराठे और लबालब भरा हुआ छाछ का कंगनी वाला गिलास उसके सामने थे। बरामदे में अम्मा जी उसके पास बैठकर उसको नाश्ता परोस रही थी। अम्मा जी का स्नेह देखकर विशाल को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे नहीं देवी दत्त को नाश्ता परोस रही हैं। नाश्ता हो जाने के बाद विशाल ने पूरे परिवार से विनम्रता पूर्वक जाने की इजाजत मांगी। अश्रुपूर्ण आंखों से अम्मा जी विशाल को ड्योढ़ी तक छोड़ने आईं। मन भीगा हुआ था अम्मा जी का, जैसे भीतर से कोई विदा ले रहा था। विशाल ने अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा डेंट उसकी गाड़ी की डिक्की में पड़ा हुआ था, लेकिन यह डेंट उसे आज बुरा नहीं लग रहा था, न ही गाड़ी के नुकसान का उसे कोई दुख हो रहा था। गाड़ी के पास जाते ही उसने सबसे पहले इस डेंट को सहलाया और फिर दो नायाब रूहों के इश्क की गवाही बिंदलू को सीने से लगाता हुआ नूरपुर की तरफ निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी नीना अंदौत्रा पठानिया जी की लिखी हुई उनके कहानी संग्रह जो कि इसी नाम से है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना भी मत भूलें। और इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ और फिर से लेकर के आऊँगा एक ऐसी ही बेहतरीन कहानी आप सभी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप खुश रहें और मिलते हैं स्टोरी बॉक्स के अब अगले एपिसोड में। धन्यवाद।